हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएन संधि। पीएन संधि के बारे में पढ़ेंगे कि पीएन संधि क्या होती है, पीएन जंक्शन क्या होता है, वही पीएन संधि। और हम उसके विभव प्राचीर, अवक्षय परत के बारे में समझेंगे कि अवक्षय परत क्या है, डिप्लीशन रीजन, विभव प्राचीर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर के बारे में पढ़ेंगे। पीएन संधि को पीएन संधि डायोड क्यों कहते हैं, और पीएन संधि अग्र अभिनत्य और पश्च अभिनत्य क्या होती है, यानी कि अग्र दिशिक बायसिंग क्या होती है और पश्च दिशिक बायसिंग क्या होती है, यानी कि पीएन संधि कब काम करती है और पीएन संधि कब काम करना बंद कर देती है। मतलब हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हमने कहा था कि अर्धचालक से ऐसी डिवाइस बनाई जा सकती है जो करंट को फ्लो कराएगी, जितना हम चाहेंगे उतना फ्लो कराएगी और एक दिशा में फ्लो कराएगी। यानी एक दिशा में अगर करंट जाएगी तो दूसरी दिशा से नहीं आएगी। जबकि किसी कंडक्टर्स में क्या होता है कि अगर एक दिशा से करंट जा रही है तो ये ज़रूरी है कि उसके अपोजिट करंट भी आएगी। जैसे ये कोई कंडक्टर है, अगर करंट इस तरह से फ्लो हो रही है तो इधर से भी फ्लो होगी। अगर इंसुलेटर में क्या होता है कि अगर करंट इधर से नहीं जाती है, ज़रूरी है कि इधर से भी नहीं जाएगी। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि जो किस पे बेस्ड है, अर्धचालक पर ऐसी डिवाइस है कि इधर से करंट जाएगी तो इधर से करंट नहीं जाएगी, मतलब एक दिशा में ही करंट जाएगी। यूनिडायरेक्शनल करंट होती है इसमें, इसीलिए इसको हम लोग डायोड के नाम से जानते हैं, पीएन संधि डायोड। ठीक है ना। तो पीछे हमने एक चीज है पढ़ा था, एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। ठीक है ना। एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप के अर्धचालक हम लोगों ने पढ़ा था, यानी एन टाइप बाय अर्धचालक, पी टाइप बाय अर्धचालक। तो उनके बीच उसमें एक थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, है ना। पी टाइप अर्धचालक में और एन टाइप चालक में क्या अंतर है। ठीक है ना। तो हेडिंग लगाएंगे एन टाइप अर्धचालक तथा पी टाइप या पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर, अर्धचालक में अंतर यानी डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है ना। थोड़ा सा ये ब्लैक बोर्ड में दिख रहा है, इसको थोड़ा सही कर दिया जाए। चलिए, तो दो कॉलम बनाएंगे, इधर लिखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर और इधर लिखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या है, तो कुछ इसमें अंतर है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है वो पंचस्वजी परमाणु की मिलाई जाती है, और वो पांचवें ग्रुप के, जो आवर्त सारणी के पांचवें समूह के। मतलब इसमें जो है अशुद्धि के रूप में पंच संयोजी परमाणु यानी पांचवें समूह के। ठीक है ना। आप और सारणी में किस ग्रुप में पाए जाते हैं, पांचवें। पंच संयोजी परमाणु आप जैसे लिख सकते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस इत्यादि मिलाया जाता है। ठीक है ना। ऐसा पढ़ चुके हैं। और इसमें क्या है, एंटीमनी है, फास्फोरस है, बिस्मिथ भी आएगा इसमें। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें अशुद्धि के रूप में
रूप में त्रिसंयोजी परमाणु। त्रिसंयोजी परमाणु और ये थर्ड ग्रुप में है, थर्ड समूह में है कि और साड़ी में थर्ड समूह के एलिमेंट होते हैं। जैसे एल्युमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, आपका बोरान हो गया, गैलियम हो गया। यहाँ पे आप जैसे बोरान हुआ, गैलियम हो गया इत्यादि जो है अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। इत्यादि को मिलाकर मिलाया जाता है, इत्यादि को मिलाया जाता है। ठीक है ना। एक तरह से ये पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट होते हैं, वो वाले होते हैं नेगेटिवली चार्ज, है ना। क्योंकि इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले होते हैं, ग्रहण करने वाले नेगेटिवली चार्ज है। तो इसीलिए एन टाइप में मिलाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज की अधिकता हो जाती है होलों की। ठीक है ना। दूसरी बात ये कहते हैं कि दूसरी बात ये कह लेते हैं कि ये अशुद्ध अर्धचालक को एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसको हम लोग दाता अशुद्धि कहते हैं। ये जो है, ये जो पदार्थ है, इनको हम लोग इसमें कहने का मतलब है कि ये जो अशुद्धि होती है, ये शुद्ध अर्धचालक को क्या करते हैं, अब द्रव्य जो है का प्रत्येक परमाणु अर्धचालक पदार्थ को एक इलेक्ट्रॉन दान करता है ना। तो इसको हम लोग दाता परमाणु कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एन टाइप में मिलाई गई अशुद्धि जो है, ये मिलाई गई अशुद्धि जो है शुद्ध अर्धचालक को इलेक्ट्रॉन देती है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है। मिलाई गई अशुद्धि शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है, ना। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दाता अपद्रव्य परमाणु कहते हैं। दाता अपद्रव्य मतलब अशुद्धि परमाणु कहते हैं, है ना। दाता अपद्रव्य परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है, अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु क्या होता है, इसमें अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु, उसमें अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, यहाँ पे लिख लीजिए। इसमें अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु, है ना, अर्धचालक पदार्थ में परमाणु अर्धचालक पदार्थ में क्या करता था, एक होल प्रदान करता है ना। एक होल, या ये कह सकते हैं कि इसमें अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु अर्धचालक पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ना। ये भी कह सकते हैं कि एक होल प्रदान करता है। तो इसमें अशुद्धि का प्रत्येक परमाणु अर्धचालक पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, वो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है ना। इसीलिए अपद्रव्य परमाणु को क्या कहते हैं, इसीलिए अपद्रव्य परमाणु को ग्राही परमाणु कहते हैं। ठीक है ना। ग्राही परमाणु
कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राही परमाणु कहते हैं। इसमें क्या होता है, बहुसंख्यक जो होते हैं इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं, होल होते हैं। होल मतलब कोटर होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है बहुसंख्यक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिसको कहते हैं, आवेश वाहक जो है वो होल होते हैं, यानी कोटर होते हैं, तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये तीन अंतर हुआ। चौथा ये हो सकता है तो ये तो लिखे गए हैं, लिख ही दिए हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा होता है, इसमें होलों का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है ना? इसमें इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा होता है, इसमें होलों का घनत्व ज्यादा होता है। चौथी बात है कि आप लिख सकते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि ऋण आवेशों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसे क्या कहते हैं? एन टाइप अर्धचालक कहते हैं, चालक कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें होलो मतलब पॉजिटिव चार्ज, होलो बहुसंख्यक आवेश वाहक धनात्मक कोटर होते हैं। इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक जो होते हैं धनात्मक कोटर होते हैं, जो धन आवेश के समतुल्य होते हैं। कोटर होने के कारण इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। ऐसा हमने पढ़ाया भी है अलग अलग। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक अंतर हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो इसमें हम एक अंतर और देख लेते हैं, जो भी चौथा पांचवा जो होगा, कि इसमें जो है दाता स्तर पाए जाते हैं ऊर्जा के, और इसमें जो है ग्राही स्तर पाए जाते हैं। ठीक है ना? दाता ऊर्जा स्तर पाया जाता है और इसमें ग्राही ऊर्जा स्तर पाया जाता है। इसमें दाता ऊर्जा स्तर पाया जाता है और इसमें क्या होता है, ग्राही एक्सेप्टर लेवल पाया जाता है, ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। है ना? इसमें क्या होता है कि दाता ऊर्जा स्तर जो होता है कंडक्शन बैंड, चालन बैंड के समीप होता है। चालन बैंड के क्या होता है? समीप होता है।
और इसमें क्या होता है, इसमें ग्राही ऊर्जा स्तर जो होता है, ऊर्जा स्तर संयोजकता बैंड के समीप होता है, संयोजकता बैंड के समीप होता। तो ये प्रमुख इसमें अंतर है, ठीक है ना। चलिए एक हाइपोथेटिकल और ये डिफरेंस के बाद अभी हमने देखा पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर है। हालांकि उनके हमने अलग अलग पढ़ाया था, उससे भी आप लिख सकते थे। अब चलिए इसमें एक नोट में चीज़ ये लिखते हैं कि अपना एक सन्निकट और हाइपोथेटिकल परिकल्पित फार्मूला है, जो हम लोग ये है कि n इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू होलों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम प्रति आयतन कह सकते हैं, या प्रति घन मीटर। घन मीटर आयतन की ही इकाई होती है। ये होता है कि शुद्ध अर्धचालक में जो है इलेक्ट्रॉन घनत्व के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है ना। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि Ne जो होगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति घन मीटर, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति घन मीटर, मतलब प्रति आयतन एक तरह से इलेक्ट्रॉन घनत्व। और ये है होलों की संख्या, किसमें, अशुद्ध अर्धचालक में, होलों की संख्या प्रति घन मीटर या प्रति आयतन, घन मीटर, प्रति आयतन भी बोल सकते, पर यूनिट वॉल्यूम। ये किसमें है, एन टाइप अर्धचालक में होता है, अरे पी टाइप में, पी टाइप अर्धचालक में, और ये होता है एन टाइप अर्धचालक। और जानते हैं दोनों क्या है, वाय अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक है। और ये है Ni जो होता है शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति घन मीटर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति घन मीटर, ठीक है ना। यानी शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का घनत्व है Ni, तो इसका स्क्वायर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। हालांकि अगर हम एन टाइप की बात करें तो इसमें इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, होल जो है बहुत कम नामामूली होते हैं, मतलब है कि थर्मल एजिटेशन से उसमें विक्षोभ के कारण कुछ होल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो उसमें फिर भी होलों की संख्या नगण्य ही होती है, लगभग ज़्यादातर इसका होता है। तो शुद्ध अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके स्क्वायर के बराबर होता है इनका अगर गुणनफल किया जाए तो, ठीक है ना। शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति घन मीटर। Ni का मतलब होता है, I का मतलब इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक सन्निकट फार्मूला है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए इसी पे आधारित एक सवाल है किताब में, उसको लगाते हैं, ठीक। सवाल ये दिया है कि किसी शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में, क्वेश्चन है किसी शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में 5×10⁸ परमाणु हैं प्रति घन मीटर, प्रति घन मीटर है। इसे पंच संयोजी आर्सेनिक से 1 ppm मतलब 1 भाग पर मिलियन, यानी कि 10⁶ एटम अगर सिलिकॉन के हैं तो उसमें एक आर्सेनिक का परमाणु डाला जाएगा। सांद्रता पर अपमिश्रित किया जाता है, अपमिश्रित मतलब मिलाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की संख्या ज्ञात कीजिए।
इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की संख्या ज्ञात कीजिए। और ये भी दिया है कि उसमें जो इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन घनत्व है 1.5 है × 10⁻16 पर घन मीटर। ठीक है ना। जो उसमें सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन घनत्व है जो इसमें इतना है। तो कहने का मतलब होता है कि इतने परमाणु हैं सिलिकॉन क्रिस्टल और 10⁻6 में एक आर्सेनिक का एटम्स मिलाया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो हर एक एटम जो है एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना। तो कहने का मतलब है कि सिलिकॉन के 10⁻6 परमाणु में आर्सेनिक का कितना एटम्स मिलाया जाता है? एक, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होगी ना, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। यस को मिलाया जाता है, यस का एक परमाणु मिलाया जाता है, परमाणु मिलाया जाता है। ठीक है ना। हम ये मान लेंगे कि उसमें जो है क्रिस्टल सिलिकॉन में थर्मल एजिटेशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए हैं वो नेग्लिजिबल हैं। ठीक है ना। यानी कि हम जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उस इम्प्योरिटी मिलाने के कारण है ना, उस इम्प्योरिटी के कारण उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी और उसमें कितने होलों की संख्या होगी। ठीक है ना। तो हालांकि जब हम एन टाइप की बात करें तो एन टाइप भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो होल उसमें थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके कारण होते हैं, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है तो हम उसके इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव मान रहे हैं जो उसमें विक्षोभ के कारण उत्पन्न हो रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि 10⁻6 परमाणु में इतना मिलाया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। ठीक है ना। तो 10⁻6 परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, आर्सेनिक का एक परमाणु मिलाया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन देता है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो होगी एक। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? एक होगी। तो इसलिए अगर एक परमाणु मिलाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी इतनी। और कितने हैं एटम्स उसके सिलिकॉन के? 5 × 10⁻28 इतने एटम्स हैं। तो उसके हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसमें? मतलब इसमें कितने मिलाए जाएंगे सिलिकॉन के परमाणु वो निकाल रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हो जाएंगे 5 × 10⁻22 इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या इतने परमाणु होंगे। आर्सेनिक के इतने परमाणु होंगे मतलब इतने परमाणु तो उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा जितने अब तक भी मिलाएंगे। तो ठीक। तो ये वाला सूत्र लगाएंगे यहां से NeNH = Ni²। ठीक है ना, कुल Ni²। तो यहां से तो हम लोगों ने ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर ली कि 5 × 10⁻22 हो गया। हमें NH चाहिए, होल कितने होंगे तब वहां पे। तो Ni कितना दिया हुआ है सवाल में? ये 1.5 × 10⁻16 का स्क्वायर और ये है 5 × 10⁻22। NH बराबर हो जाएगा 15 का वो करेंगे तो 2.25 गुणे ये 32 हो जाएगा 5 × 10⁻22। अब इनको हल करेंगे अगर तो हमें लगभग कितना मिलेगा? 2.25 में अगर हम भाग देंगे, किताब में जब वो दिया हुआ है सवाल तो उसमें लगभग दिया है इसका आंसर 4.5
हाँ, ये लगभग 4.5 × 10⁹ प्रति घन मीटर इतना आएगा। ये होल्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? होलों की संख्या उसमें कितना हो जाएगी? 4.5 × 10⁹ प्रति घन मीटर। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि तापीज जो ऊष्मीय विक्षोभ के कारण जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे वो अपमिश्रण से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की तुलना में उसे नगण्य मान लिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ND के बराबर क्या है? D का मतलब होता है डोनर इम्प्योरिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही Ne होगा, है ना, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को इसमें नहीं जोड़ा गया है, ठीक। तो उसमें होल कितने हो सकते हैं? 5 गुणे क्या है 4.5 × 10⁹ होलों की संख्या इतनी हो, ठीक है ना। इतने उसमें पर घन में होल हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 × 10⁻22 जो हमने इससे निकाला होगा, जो हमको मिलाया जाता है इम्प्योरिटी पंच संयोजी मिलाया गया तो ये इलेक्ट्रॉन एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो इतने एटम इतने इलेक्ट्रॉन देंगे। तो उसमें होल उसके मुकाबले बहुत कम है, ये 10⁻22 है, वो 10⁻9 है, ठीक है ना। तो असल में किसी में जो होल की संख्या हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, वो होल बहुत कम होते हैं उसके मुकाबले। जैसे Ne × NH होता है ना, तो Ni²। तो इसमें क्या होता है? ये बहुत कम होता है अगर हम N टाइप का लिए हैं। अगर हम N टाइप लिए हैं तो ये बहुत कम होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। ये जो होता है इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है? ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो कोई सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं तो उसके कारण कुछ होल या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो होल ये होते हैं। तो उनकी अगर संख्या हम इसी फार्मूले से कैलकुलेट करें तो इतना हो सकते हैं, ठीक है ना। तो लगभग इतना होंगे, तो इसलिए ये सन्निकट फार्मूला होता है। और इसमें जो हमने ये निकाला है ये प्योर आर्सेनिक जो मिलाए गए हैं उसके इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड टूटते हैं उसके इलेक्ट्रॉनों को हमने इसमें शामिल नहीं किया हुआ है ना। तो इस फार्मूले में यही है कि उस इलेक्ट्रॉन को इसमें शामिल नहीं, अगर हम होल को निकालेंगे तो इसमें वो होल नहीं शामिल करेंगे जो ऊष्मा के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। और इसमें अगर इलेक्ट्रॉन होल निकालना इलेक्ट्रॉन शामिल करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं शामिल करेंगे जो ऊष्मा के कारण उत्पन्न हो गए, ठीक। चलिए अब हम एक सवाल इसमें ये है कि 4th ग्रुप में चौथे समूह में और सारणी के चौथे समूह में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम की जालक संरचना समान होती है, फिर भी कार्बन विद्युत रोधी है और सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है? वो विद्युत रोधी नहीं है बल्कि अर्धचालक है ना। कहने का मतलब है कि जो 4th ग्रुप हमारा होता है समूह में क्या होता है? कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, लेड है। ये दोनों जो है चालक होते हैं और ये अर्धचालक होते हैं और ये विद्युत रोधी होता है। क्यों? ठीक है ना, जबकि इसकी बात छोड़ दें इन तीनों की संरचना एक जैसी होगी, इसको थोड़ा अलग रखें। अब देखिए अगर इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना बनाया जाए तो ये दूसरी कक्षा में इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरी कक्षा में, इसकी तीसरी कक्षा में, इसकी चौथी कक्षा में। तो कहने का मतलब होता है कि कार्बन का 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, या दूसरी कक्षा होती है ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन का बनाया जाए 14 है तो 2 8 4, तीसरी कक्षा है। जर्मेनियम 32 होता है, इसका बनाया जाता है 2 8 18 और 4, ये चौथी कक्षा है।
तो ये n बराबर 4 है, यहाँ पे n बराबर 3 है, n बराबर 2। तो ये देखिए इसका जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के बहुत करीब है और इसका उससे दूर, इससे इसका और दूर होता है, ठीक है ना। तो इनमें जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है क्रमशः दूसरी तीसरी, इनमें जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो है क्रमशः दूसरी तीसरी तथा चौथी कक्षा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी तीसरी तथा क्रमशः क्या है, चौथी कक्षा में पाए जाते हैं, ठीक। अब क्या है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, है ना, इनका है परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा के लिए सबसे कम जो आयनिक ऊर्जा, सबसे कम जो आयनिक ऊर्जा होगी, आयनिक ऊर्जा Eg जर्मेनियम में तथा इसके बाद जर्मेनियम में, यानी कि सबसे कम आयनिक ऊर्जा जर्मेनियम में, जिसकी एक तरह से कह लो कि आयनिक ऊर्जा जो है इस तरह से Eg जिसको है, कहने का मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे कम जर्मेनियम में लगेगी, उसके बाद सिलिकॉन में, उसके बाद कार्बन में। सबसे ज़्यादा क्या होती है, कार्बन में, है ना। यानी हमने कहने का मतलब ये निकालें तो Eg जो है कार्बन के लिए इस तरह लिख लीजिए, सबसे कम आयनिक ऊर्जा जो है जर्मेनियम में, इससे अधिक सिलिकॉन में तथा सबसे अधिक कार्बन में सबसे अधिक कार्बन के लिए होगी ना, कार्बन के लिए होती है, होगी या होती है, ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि इस प्रकार जर्मेनियम सिलिकॉन में चालन के लिए इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, इसलिए जर्मेनियम तथा सिलिकॉन में चालन के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या सार्थक होती है, मतलब मिल जाती है, रूम टेम्परेचर सार्थक होती है, जबकि कार्बन में नगण्य होती है। रूम टेम्परेचर पे इसके चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए कार्बन विद्युत रोधी होता है, रोधी, और जर्मेनियम तथा सिलिकॉन जो होते हैं अर्धचालक होते हैं। तो आप देख सकते हैं कार्बन के लिए जो है, इसके आधार पे आप देख सकते हैं Eg का मान होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए होता है Eg का मान 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है Eg का मान जो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों ऊर्जा जो है वैलेंस बैंड में रूम टेम्परेचर पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है, लेकिन ये ऊर्जा नहीं मिल पाती है, तो इसीलिए ये विद्युत रोधी है, ठीक है ना। डायमंड इसी के अंतर्गत आता है, इसका कहने वाला ये डायमंड के लिए है। अब देखिए उसी में एशियन तथा पीबी के लिए जो होता है
जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसीलिए ये क्या होते हैं, ये धातु होते हैं, धातु अथवा चालक होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो सकता है। अब कार्बन नाभिक के बहुत ज़्यादा, तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दृढ़ता से बंधे होते हैं, और ये दोनों थोड़ा नाभिक से दूर होते हैं इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिलती है तो ये कक्षा छोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो इसीलिए ये चालक की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती रूम टेम्परेचर। लेकिन कार्बन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलते ही नहीं, इसलिए विद्युत रोधी है। और ये इन दोनों का एनर्जी गैप तो बहुत 0 होता है, थोड़ी सी एनर्जी पाए इनके कंडक्शन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे संख्या में मिल जाते हैं, तो इसीलिए चालक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे, जिसका नाम है पीएन संधि। क्या नाम है इसका? पीएन संधि। उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए, पीएन संधि का क्या होता है, तो पीएन संधि का निर्माण। तो हम हेडिंग डालेंगे पीएन संधि, या आप एक प्रश्न लिख लीजिए, उसके हिसाब से आप उत्तर देंगे हम लोग, ठीक है ना। और कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी हम नोट में लिखवा देंगे। तो एक क्वेश्चन है कि पीएन संधि किसे कहते हैं? पीएन संधि या जंक्शन जिसको कहते हैं, संधि किसे कहते हैं? पीएन संधि या पीएन जंक्शन, संधि मतलब जंक्शन किसे कहते हैं? इसकी अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर से क्या समझते हैं? ये प्रश्न हो सकता है कि इसके डिप्लीशन रीजन या अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर से क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? ठीक है ना, ये चीज हो सकता है। अब पीएन संधि को अग्रदिशिक बायसिंग, या बायसिंग को हम हिंदी में अभिनति कहते हैं। बायसिंग का उसे जो अर्थ होता है, बायसिंग का होता है कि एक दिशा में करना, मतलब होता है कि एक दिशा में इंक्लाइन करना, है ना। किसी चीज को एक दिशा में करना होता है बायसिंग का मतलब इंक्लाइनेशन वन साइड, एक दिशा में झुकाव, एक तरह से एक ओर, बायसिंग का मतलब होता है। तो यहाँ पे संधि को बायसिंग से मतलब ये होगा कि जब हम उसको किसी बाहरी वोल्टेज से जब जोड़ेंगे तो कहेंगे कि उसको हमने बायसिंग कर दिया। अभी समझेंगे उसको बायसिंग क्या है। तो ये हो सकता है कि अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत संधियां क्या होती हैं, इसको हम लोग एक बार अग्र अभिनत के रूप में, अग्र अभिनत किसे कहते हैं, पश्च अभिनत किसे कहते हैं? अग्र अभिनति मतलब बायसिंग, उसी को अग्रदिशिक बायसिंग कहा जाता है, तथा पश्च अभिनति, है ना, संधियां क्या होती हैं? संधियां क्या है ना। और आगे है कि पीएन संधि को संधि डायोड क्यों कहते हैं? पीएन संधि को संधि डायोड क्यों कहा है? इसको डायोड क्यों कहते हैं? डायोड मतलब इसलिए कहते होंगे कि ये संधि जो है केवल एक ही डायरेक्शन में धारा को बहने देती है, विपरीत डायरेक्शन में धारा को नहीं बहने देती है। तो अब देखा जाएगा कि कब अग्र अभिनत होती है तो धारा बहने देती है कि नहीं, और पश्च अभिनत होती है धारा बहने देती है। तो इन दोनों में अभिनतियों में से किसी एक अभिनत होने पर वो करंट को तो जाने देगी, लेकिन किसी एक दूसरे अभिनत होने पर वो करंट को नहीं जाने देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अर्धचालक का उपयोग हमें जब लेना है तो उसे जंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पीएन संधि डायोड इसको कहते हैं। तो डायोड का वो काम होता है कि एक दिशा से धारा को जाने देना, दूसरे दिशा से धारा को नहीं जाने देना,
यानी एक दिशा में धारा को जाने देगा और दूसरी दिशा में धारा को रोक देगा। ठीक है ना, यानी हमारा इस पे कंट्रोल होगा। हम चाहेंगे तो करंट जाएगी, हम चाहेंगे करंट नहीं जाएगी। अब हमें उस संधियों को किस प्रकार से प्रयोग करना है और कितने तरह के प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो पहले हमारी हेडिंग रहेगी पीएन संधि। पीएन संधि या इसको पीएन जंक्शन भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो संधि का मतलब यह होता है कि एक पी टाइप अर्धचालक और एक एन टाइप अर्धचालक को परस्पर संयोग करना। ठीक है ना, यानी एक पी टाइप अर्धचालक को और एक एन टाइप अर्धचालक को परस्पर संपर्क में ना लाते हैं तो एक संपर्क तल बनता है, उसी को पीएन संधि कहते हैं। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक पी टाइप अर्धचालक लिए और एक एन टाइप अर्धचालक लिए और दो को ले आकर के दोनों को चिपका दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको बनाने का एक प्रोसेस होता है, मटेरियल प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग को सिलेबस में नहीं पढ़ना है। वो एक विधि होती है, एक तरीका होता है कि इसको पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक को एक दूसरे में डिफ्यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो वो है नहीं सिलेबस में, उसको उधर हमको नहीं जाना है। हमें सिंपली पढ़ना है कि पीएन संधि होती क्या है, इसका काम क्या है, वर्किंग क्या है। ठीक है ना, तो हम इसमें लिखेंगे कि एक पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों को जब पी टाइप ऐसे लिखे, पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों को परस्पर संपर्क में रखने पर एक तल बन जाता है ना। बने संपर्क तल को, जिसको हम लोग संपर्क कहते हैं, संपर्क में रखने पर बने संपर्क तल को क्या कहा जाता है, पीएन संधि कहते हैं। पीएन संधि कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। तो बने संपर्क तल को क्या कहते हैं, पीएन संधि कहते हैं। ठीक है ना, तो आप इसमें देखेंगे कि ये एक पी टाइप का अर्धचालक सेमीकंडक्टर है और ये पी टाइप है और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर इसके संपर्क में ले आया गया, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, अब जानते हैं कि पी टाइप में होल का कंसंट्रेशन घनत्व तो है ना सबसे ज़्यादा होता है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पे होल दिखाएंगे बहुत सारे, है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा देते हैं। तो होल को या तो एच से दिखाइए या तो सर्किल से दिखाइए। ठीक है ना, होल का संकेत या तो एच होता या तो ई, इलेक्ट्रॉन का संकेत या तो ई होता या तो डॉट, आप जैसे दिखा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम डॉट से इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे, याद रखना। होल को एच से भी दिखा सकते हैं आप इससे, और इलेक्ट्रॉन को डॉट से। तो यहाँ में बहुत सारे संख्या में क्या होंगे, होल होंगे। ठीक है ना, और इसमें माइनॉरिटी के रूप में एक आध इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरह से यहाँ पर मेजॉरिटी के रूप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है ना, और एक आध दो संख्या में यहाँ पे क्या होंगे, होल होंगे। ठीक, या आप इसको एच से ई से भी दिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना, या कहीं कहीं किताब में होल को प्लस से दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखाएगा। ठीक है ना, या कहीं कहीं एच से और ई से दिखाते हैं, सब एच और बीच में ई। तो होल को हमने डॉट से दिखाया, अपनी मर्जी के ऊपर में ये एच सब लिख लिए,
बीच में ई लिख सकते हैं कहीं कहीं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, और बीच बीच में ये होल है माइनॉरिटी के रूप में। ठीक है ना। और एक चीज है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, वो विद्युत उदासीन होता है ना। कहने का मतलब होता है कि जिसमें उसमें पॉजिटिव आयन होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ एक दाता पॉजिटिव आयन होता है। हमने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक दाता पॉजिटिव आयन होता है। आयन भारी होते हैं, वो बंधे होते हैं न्यूक्लियस के साथ प्लस, इसलिए ये चलते नहीं हैं। उसी तरह से होल के साथ एक ग्राही आयन होता है। ठीक है ना। और ये ऑलरेडी पॉजिटिव की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव बराबर संख्या में होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ इसको बनाने के लिए हम अभी समझाएंगे क्या प्रक्रिया क्या होती है। तो इस छेद को थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे ये इस तरह का दिखा देंगे। ठीक। हालांकि इस बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे होल होते हैं, उनके साथ एक ग्राही आयन होता है। यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, घनत्व ज़्यादा होता है, और बीच बीच में कहीं कहीं होल होते हैं। ठीक है ना। ठीक। तो होता क्या है इसमें, हम उसको लिखते भी जा रहे हैं और समझते भी जाएंगे, क्योंकि एक बार समझाएंगे एक बार लिखाएंगे तो टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग लिखते जा रहे हैं और सीधे सीधे समझते जाएंगे। फिगर के बारे में अभी समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, अब क्या है कि जैसे ही संधि बनती है, संधि के बनते ही यहाँ का होल कॉन्सेंट्रेशन यानी होल का घनत्व ज़्यादा होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी चीज़ हो वो हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी की ओर चलता है। मतलब है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर चलता है। जैसे प्रेशर होता है ना, जैसे हवा होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है ना। जैसे पानी होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलता है। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन की जहाँ संख्या ज़्यादा होगी वहाँ से वो उधर भागने की कोशिश करेंगे जिधर उनकी संख्या कम होगी। ठीक है ना। उसी तरह से होल जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से उधर जाना चाहेंगे जिधर उनकी संख्या कम होगी। तो होल डेंसिटी के कारण से ये जैसे ही संधि बनती है आपस में ये डिफ्यूजन होने लगते हैं। मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर भागने लगता है और यहाँ का होल इस साइड आने लगता है। ठीक है ना। वही बात हम लोग लिखते चलते हैं कि संधि के बनते ही ऊष्मीय विक्षोभ के कारण, ये भी लिख सकते हो कि रूम टेम्परेचर पे बनते ही ऊष्मीय विक्षोभ के कारण या आप ये लिख सकते हैं कि होल और इलेक्ट्रॉनों के उच्च घनत्व के कारण, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के कारण, ये भी कह सकते हैं। तो कारण पी के होल या इसको कोटर भी बोल सकते हो, संधि को पार करके यन में पहुंचते हैं। क्या है, संधि को पार करके यन में पहुंचते हैं। यन मतलब समझ रहे हैं क्या है, यन में पहुंचते हैं और इस तरफ के कुछ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। पहुंचते हैं तथा
इस तरफ के कुछ इलेक्ट्रॉन को उदासीन कर देते हैं। ठीक है ना, अभी इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो इस ओर ऋणावेश की परत बन जाती है, धनावेश की परत बन जाती है, तो उदासीन कर देते हैं तो इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। जाहिर सी बात है कि शुरू में ये दो न्यूट्रल थे ना, न्यूट्रल का मतलब होता है जितना पॉजिटिव आयन उतना नेगेटिव आयन, तो पॉजिटिव यानी एटम्स का नाभिक है भाई। इलेक्ट्रॉन जब उससे निकल गया था तो एक धनायन भारी होता चलता है ना उसके साथ इलेक्ट्रॉन, तो जब यहाँ के होल आकर के इनके उदासीन कर दिए तो हमने बताया था ना कि हर इलेक्ट्रॉन के साथ एक पॉजिटिव धनायन होता है। ये इलेक्ट्रॉन उदासीन हो गया तो क्या यहाँ पे सिर्फ क्या बचे, धनायन बचे। ठीक है ना, और इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जाके होल का उदासीन करता है, तो चूंकि इधर होल और ऋण आयन दोनों बराबर संख्या में है तो होल उदासीन हो गए, तो क्या बचे, केवल ऋणायन, ग्राही ऋणायन बचे और यहाँ धनायन दाता बचा। दोनों क्या है, चले, मतलब है कि वो स्थिर है, चल नहीं सकते, यानी कि इन क्षेत्र में आवेश, जो चलने वाले आवेश नहीं पाए जाते, इसी को अवक्षय परत कहा जाता है। आगे आएगा धीरे धीरे। उदासीन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, तो इस ओर क्या हो जाता है, ऋणावेश की कमी हो जाती है, तो इस ओर ऋण आवेश की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस ओर ऋणावेश की हो जाती है कमी, तथा एक आवेश धनावेशित परत बन जाती है। ये भी लिख सकते हैं, तथा एक क्या हो जाती है, धनावेशित परत बन जाती है। धनावेशित परत का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ धनायन बच जाते हैं, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन चले गए इधर, तो जब इलेक्ट्रॉन इस साइड चले गए तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उतने धनायन बच गए, क्योंकि पहले वो न्यूट्रल थे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो यहाँ पे एक धनावेशित परत हो गई, ये वाली परत बन जाती है। और ठीक इसी प्रकार का व्यवहार उधर से होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार यन के इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार है ना, यन के इलेक्ट्रॉन यानी यन टाइप का जो सेमीकंडक्टर उसका इलेक्ट्रॉन, यन के इलेक्ट्रॉन पी के कुछ होल को उदासीन कर देते हैं, है ना, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर भी जाते हैं, है ना, के इलेक्ट्रॉन पी में पहुंचकर कुछ होल को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। होल को उदासीन, कुछ होल को क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। ठीक है ना, जब कुछ होल को उदासीन कर देंगे तो इस ओर क्या हो जाएगी, धनावेशों की कमी हो जाएगी, है ना, उदासीन कर देते हैं। तो इस ओर धनावेशों की कमी हो जाती है, धनावेशों की कमी हो जाती है। जो धन के तुल्य होल, पॉजिटिव धन के तुल्य होल होते हैं उनकी कमी हो जाती है, तो उसके साथ एक ऋणायन ग्राही जुड़ा होता है ना, वो आयन होता है, वो भारी होता चलता नहीं है, कमी हो जाती है। तथा एक ऋणावेशित, तो जब धन आवेश की कमी हो जाती है तो क्या बचेगा, ऋण। जब धन और ऋण बराबर संख्या में होते हैं तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। धनात्मक अगर गायब हो जाए तो उसके साथ क्या बचेगा, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस पर चार्ज कैसा आ जाता है, ऋण आवेश। तथा एक ऋणावेशित परत बन जाती है, ऋणावेशित क्या बन जाती है, परत बन, एक ऋणावेशित परत बन जाती है। जैसे ये है, इधर ये धन बन जाता है, इधर बन जाता है ऋण। ठीक है ना, धनावेशित ऋणावेशित क्या हो जाती है,
बन जाती है। दोनों ओर की परतों के बीच, अब देखिए धन परत और एक ऋणावेशित परत होती है, तो दोनों ओर की परतों के बीच क्या होता है, यानी कि N से P की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। अब जानते हैं कि जैसे कि ये दो प्लेट होती है, ये एक धन प्लेट होता है, एक ऋण प्लेट होता है, तो इनके बीच एक क्षेत्र होता है जो उसकी दिशा क्या होती है, धन से ऋण के कारण। उसी विद्युत क्षेत्र के कारण इनके बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। उसको भी एक नाम देंगे जिसको हम लोग विभव प्राचीर कहते हैं, है ना, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, वो भी आएगा। तो ऋण आवेशित परत बन जाती है, ठीक है ना। तो आगे हम लिखेंगे कि दोनों ओर की परतों के बीच, यहाँ लिखेंगे दोनों ओर के परतों के बीच एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र, जिसको हम लोग EI से, एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI N से P की ओर उत्पन्न हो जाता है। ये जो क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसकी दिशा किधर से किधर होती है, N से P की ओर होती है। यानी एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा हम मान लेते हैं इधर हो जाती EI, प्लस से माइनस की और समय के साथ जो है इसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। और समय के साथ इसका मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को न्यूट्रल करते हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन उधर जाते हैं, यहाँ धन आवेश की परत बनती जाती है, यहाँ पे होल जैसे डिफ्यूज न्यूट्रल होते हैं, यहाँ ऋण आवेश की परत बनती जाती है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो आंतरिक है उसका मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। समय के साथ इसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आता है कि इधर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर के इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, इधर जाने से रोक देती है, और इधर के होल को इधर आने से रोक देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या जाते हैं, विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलते हैं और होल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन N से P की ओर होती है। तो कहने का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण एक विभवांतर भी आएगा जिसको विभव प्राचीर कहेंगे। इसी कारण वो इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करना चाहती है और होल को उस साइड शिफ्ट करना चाहती है, यानी कि इनके पुनर्संयोजन के लिए, यानी इनके डिफ्यूजन के लिए, विसरण के लिए जो है वो रोक देता है। इनका विसरण होना क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रोक देता है, यानी कि विसरित होने से रोक देता है, ठीक है ना। जब इसको मिलाते हैं प्रारंभ में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होती है, होल डेंसिटी यहाँ जाती है, जिसके कारण एक दूसरे को इनका विसरण होना शुरू हो जाता है। जैसे ही संधि बनती है विसरण शुरू हो जाता है, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जाके होल को उदासीन करते हैं, या के होल इधर के आके इलेक्ट्रॉन को उदासीन। इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो धनावेशित परत बनती है, इधर धनावेश की यानी होलों की कमी होती है तो ऋणावेशित परत बनती है, जिसके कारण अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा N से P की ओर होती है, ठीक है ना। और इसकी दिशा, इसका मान समय के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है ना। समय के साथ बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करने लगता है और होल को उधर, क्योंकि होल इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में चलते हैं एज ए पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जाते हैं, तो ये एक दूसरे से पीछे, मतलब इस संधि से दूर शिफ्ट होते जाते हैं। ये हम लोग इसे क्या कहते हैं, ये संधि है। ये क्या है, संधि।
ठीक है ना। तो समय के साथ इसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है और एक स्थिति में इतना अधिक हो जाता है, यहाँ लिखेंगे कि एक स्थिति में इतना अधिक हो जाता है कि संधि से होकर होल तथा इलेक्ट्रॉन का गुजरना बंद कर देता है। होल तथा इलेक्ट्रॉन का गुजरना बंद कर देता है। ठीक है ना। क्यों बंद कर देता है, पता हो गया क्यों बंद कर देता है। इलेक्ट्रॉन का गुजरना बंद कर देता है, नहीं गुजर पाते हैं। ठीक है ना। ठीक। तो ये जो धनावेशित और जो दो संधि के दोनों ओर जो धनावेशित और ऋणावेशित परत होती है, इनके बीच एक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। संधि के दोनों ओर की जो आवेशित परत है, ये एक परत है और ये संधि के इधर एक आवेशित परत है इधर। तो संधि के दोनों ओर की आवेशित परतों के बीच एक का भाग जो होता है, तो परतों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। उसी विभवांतर को हम क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक है ना। तो उस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि संधि के दोनों ओर की, ये नोट में है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अब पूछा जाता है या आप हेडिंग डाल लेते हैं विभव प्राचीर। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक। चलिए, तो हेड, ये इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे हम डाल के लिख लेते हैं कि विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। बैरियर का मतलब है ये रुकावट कर देता, बैरियर लगा देता है। अब होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को डिफ्यूज नहीं कर पाते, मतलब न्यूट्रल नहीं कर पाते। तो लिखेंगे कि संधि के दोनों ओर की, यहाँ पे ये हेडिंग भी आ जाएगी, विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है ना। लिखेंगे कि संधि के दोनों ओर के, संधि के दोनों ओर के, संधि के दोनों ओर के आवेशित परतों के बीच, आवेशित परतों के बीच उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। प्राचीर कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्राचीर, या जिसको V नॉट से प्रदर्शित करते हैं, विभव प्राचीर V नॉट कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, विभव प्राचीर कहते हैं। यह संधि से होकर होल तथा इलेक्ट्रॉन का गुजरना बंद कर देता है। यह संधि से होकर इलेक्ट्रॉन तथा होल का गुजरना बंद कर देता है। ठीक है ना। अब इसी में एक वो आता है, अवक्षय परत किसे कहते हैं, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। हाँ, एक चीज और लिख लेते हैं कि जो मटेरियल होते हैं, विभव प्राचीर जो होता है जर्मेनियम के लिए होता है। जर्मेनियम के लिए जो विभव प्राचीर होता है का मान 0.3 वोल्ट होता है, तथा सिलिकॉन के लिए
0.7 वोल्ट होता है। ठीक है ना। जर्मेनियम के लिए क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है। और सिलिकॉन के लिए क्या होता है, सिलिकॉन के लिए जो होता है वो जो है 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है ना। अब एक चीज है कि विभव प्राचीर का जो मान होता है किस पर निर्भर करता है, ये भी लिख लीजिए कि विभव प्राचीर का जो मान होता है, विभव प्राचीर का जो मान होता है वो मिश्रित अपद्रव्य की सांद्रता पे, घनत्व पे, है ना। मिश्रित जो हम मिलाते हैं, इम्प्योरिटी जो मिलाते हैं ना, मिश्रित अपद्रव्य की सांद्रता पे निर्भर करता है, कितनी अधिक सांद्रता मिलाई गई। अगर सांद्रता ज्यादा है तो इसका मान भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। सांद्रता ज्यादा है तो इसका मान भी ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है तब इनको रोकने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आंतरिक उत्पन्न होगी और ज्यादा पोटेंशियल बनेगा। ठीक है ना। तो विभव प्राचीर का मान मिश्रित अपद्रव्य की सांद्रता, पदार्थ के प्रकार मतलब देखिए जर्मेनियम के लिए इतना वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है। और संधि के ताप पर निर्भर करती, और संधि के ताप पर निर्भर करती है, यानी यहाँ का टेम्परेचर कैसा। इसी में आता है, अब हम लोग पढ़ते हैं अवक्षय परत किसे कहते हैं। ठीक है ना। ये करता है, संधि के ताप पे निर्भर करता, करती नहीं है, निर्भर करता है। अब इधर का आप लोगों ने लिख लिया है, अब हम लिखते हैं इसमें अवक्षय परत किसको कहते हैं। मतलब अवक्षय परत वो होती है संधि आवेशित परतों के बीच का वह स्थान जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षय परत। संधि के दोनों ओर की, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अवक्षय परत, डिप्लीशन रीजन कहते हैं, है ना। संधि के दोनों ओर के आवेशित परतों के बीच, संधि के दोनों ओर के आवेशित परतों के बीच का भाग आवेश रहित होता है। भाग, या इसे लिखिए जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं पाया जाता है, जिसमें कोई आवेश वाहक नहीं पाया जाता है, क्या कहलाता है, अवक्षय परत कहलाता है, अवक्षय परत कहलाती है। ठीक है ना। क्या कहलाती है, अवक्षय परत कहलाती है। ठीक। और एक चीज है कि अवक्षय परत यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये अवक्षय परत है। इसकी जो मोटाई होती है, अवक्षय परत की जो मोटाई होती है, ठीक है ना, यानी कि अवक्षय परत की जो मोटाई होती है वो संधि का प्रतिरोध व्यक्त करती है। यहाँ पे हम नोट में लिख सकते हैं, ऐसे में लिख दें कि अवक्षय परत की जो मोटाई होती है, अवक्षय परत की मोटाई संधि के प्रतिरोध के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, है ना। अवक्षय परत की मोटाई जो होता है वो संधि का प्रतिरोध व्यक्त करती है और इसके समानुपाती होती है। इस तरह लिखे, व्यक्त करती है
और इसके समानुपाती होती है। यानी कहने का मतलब है कि अवक्षय परत की मोटाई जितनी अधिक होगी संधि का प्रतिरोध उतना अधिक होगा। संधि का प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। तो इस केस में जब इसको कोई वॉइसिंग नहीं की है तो संधि की जो मोटाई होती है, संधि की मोटाई 10⁻⁻⁶ मीटर की कोट की होती है। मीटर की कोट की होती है। जैसे जैसे मोटाई बढ़ेगी वैसे वैसे डिप्लीशन रिसन जैसे जैसे बढ़ेगा उसकी मोटाई बढ़ेगी, संधि का प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। प्रतिरोध बढ़ने का मतलब यह हुआ कि इससे प्रतिरोध मोटाई बढ़ती जाएगी, मतलब ये शिफ्टिंग इधर होती जाएगी ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जैसे जैसे बढ़ेगा ये शिफ्टिंग संधि से दूर होती जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता जाएगा, होल इधर शिफ्ट हो जाएगा, चौड़ाई बढ़ती जाएगी। चौड़ाई बढ़ती जाएगी कि मतलब प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए इसमें एक चीज हम लोग और देख लेते हैं कि इसमें जो होल धारा हो, कहने का मतलब होती है जो नेट धारा है, विसरण धारा होती है जिसको IDF कह सकते हैं, डिफ्यूजिंग करंट, और एक होती है ड्रिफ्ट करंट यानी अपवाह धारा या अनुगमन धारा कह सकते हैं, जिसको ड्रिफ्ट मतलब DR कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये दो करंट इसमें बनती है और दोनों की डायरेक्शन विपरीत होती है ना। और जब जब ये करंट एक दूसरे के बराबर हो जाती है तो होल का और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन रुक जाता है, ना इलेक्ट्रॉन इधर जा पाते हैं ना होल इधर आ पाते हैं। देखिए जब ये संधि बनती है तो संधि के बनते ही जो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी की वजह से, अधिक डेंसिटी की वजह होल के अधिक डेंसिटी, होल इधर आने लगते हैं। तो होल जब इधर चलने लगते हैं तो होल के कारण एक करंट बनती है जिसको हम लोग IH कहते हैं, होल धारा। ठीक है ना। होल करंट के डायरेक्शन में ही लिया, मतलब जो होल की जो डायरेक्शन होती है उसी दिशा में होल धारा बहती है। एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण भी एक करंट बनती है जिसको हम लोग कहते हैं करंट, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा। तो ये होल धारा होती है और ये इलेक्ट्रॉन धारा होती है। ठीक है ना। अब देखिए होल की दिशा में ही करंट की दिशा ली जाती है, तो होल इधर चलते हैं तो IH की भी दिशा इधर होती है, इलेक्ट्रॉन इधर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन चलने के विपरीत ली जाती है। तो कहने का मतलब ये दोनों धारा जुड़ जाएगी तो जो I नेट होगी वो IH और प्लस IE होगी, और इसकी दिशा किधर होगी? P से EN की तरफ, P से EN की तरफ। ठीक है ना। किधर होगी? P से N की तरफ होगी। इसके साथ साथ ही एक धारा और बहती है। ठीक है ना। इसको हम I नेट डिफ्यूजिंग करंट कहते हैं, I नेट DF, एक तरह से शॉर्ट में लिख लेते हैं IDF। ठीक। अब देखिए एक करंट और होती है। अब देखिए इसमें जैसे जैसे इधर से हो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होते हैं, यहाँ धनावेशित परत बनती है, इधर होल न्यूट्रल होते हैं, ऋणावेशित परत बनती है, तो एक आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है?
कि इधर के जो होल होते हैं उसको सपोर्ट करती है इधर चलने के लिए, और इधर के इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, सपोर्ट करती है इधर चलने के लिए। तो होल जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ये तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होल धारा इलेक्ट्रॉन धारा बहती है, लेकिन इसमें जो माइनर होल होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इधर डिफ्यूज मतलब इधर अनुगमन होते हैं, मतलब ड्रिफ्ट होते हैं, अपवाह होते हैं, मतलब अनुगमित होते हैं धीरे धीरे। और इधर के इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में अनुगमित होते हैं। तो कहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनती है तो उसके कारण जो है एक धारा बनती है जिसको अपवाह धारा या अनुगमन धारा कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं IDR, इसको कहते हैं अपवाह धारा, और इसको कहते हैं विसरण धारा। इसको क्या कहते हैं, विसरण धारा। तो ये भी होल और इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। होल इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इसके कारण IH होगा, और इलेक्ट्रॉन उधर से इधर आ रहे हैं तो उसके कारण जो करंट होगी इधर होगी, यानी इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, तो उसके कारण IE होगी नेट करंट, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर से उधर, यानी N से P की ओर। अब देखिए हालांकि इस चीज़ को आपको लिखना नहीं है, आप किताब में इस तरह भी इतना ही ख़त्म हो गया, हम करंट के फॉर्म में बता रहे हैं। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड या विभव प्राचीर के फॉर्म में बता दिया कि इधर धनावेशित परत ऋणावेशित परत होती है, तो एक आंतरिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है जिसका मान समय के साथ बढ़ता जाता है। यानी कहने का मतलब ये एक चीज़ और भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि समय के साथ इसकी मोटाई, यानी कि समय के साथ इसकी मोटाई भी बढ़ती जाती है। यानी कहने का मतलब है कि इसकी जो संधि का मोटाई बढ़ती जाती है, मतलब संधि का क्या बढ़ता जाता है, संधि का बढ़ता जाता है प्रतिरोध, यानी कि समय के साथ मोटाई बढ़ती जाती है। मोटाई क्या व्यक्त करते हैं, संधि का प्रतिरोध, यानी कि समय के साथ इसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसीलिए पीएन संधि का प्रतिरोध क्या होता है, गतिक होता है, डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है। अभी उसको भी बात कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में आप यहीं तक इसको लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है ना, यहीं तक लिख करके छोड़ देंगे, ठीक। अभी हम लोग जब अग्र अभिनत और पश्च अभिनत में रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये जो पश्च अभिनत होगा वो मेगा 10⁶ ओम का होगा, और जब अग्र अभिनत बात करेंगे 1 ओम से 25 ओम होगा, या किलो ओम तक होता है उसका रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अगर इस बारे में बात करें कि करंट का फ्लो ही रुक गया, नहीं हो रहा है, तो जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो हो सकता है 10⁶ ओम इस केस में, ठीक। तो इसमें क्या होती है कि देखिए ड्रिफ्ट धारा की डायरेक्शन N से P की ओर होती है, विसरण धारा की डायरेक्शन P से N। ये जो होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होती है, और ये बहुसंख्यक आवेश के कारण, यहाँ पे लिख सकते हैं बहुसंख्यक आवेश के कारण, और ये होगा अल्पसंख्यक आवेश के कारण, अल्पसंख्यक आवेश के कारण। ये बहुसंख्यक आवेश के कारण होगा, ये अल्पसंख्यक आवेश के कारण, ठीक। तो देखिए इनकी डायरेक्शन N से P की ओर होती है, इसकी डायरेक्शन P से N की ओर होती है। अब क्या होता है कि समय के साथ इन दोनों की करंट का समय के साथ इसका मान घटता जाता है और इसका मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि समय के साथ इसका मान क्या होता है, कम होता जाता है। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव प्राचीर के कारण। और ये जो है इनके में क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ के माइनॉरिटी होल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की डायरेक्शन में है, तो इसको इधर ले जाने में सपोर्ट करता है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाने में सपोर्ट करता है। तो समय के साथ जो है IDF विसरण धारा घटती है और ये बढ़ती है। तो जब क्या हो जाता है कि जब IDF बराबर होता है IDR, तब आवेशों का बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। किसी भी आवेश का बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है।
तब आवेश का बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है ना, आवेश का बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और देखेंगे कि समय के साथ इसकी मोटाई भी धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है ना, इसका मतलब संधि का रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ता है, मतलब कांस्टेंट नहीं होता है, डायनेमिक होता है। तो क्या होगा इसमें कि जो संधि का प्रतिरोध होता है, संधि का जो प्रतिरोध होता है गतिक प्रतिरोध होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इसकी डिप्लीशन लेयर की मोटाई बढ़ती जाती है वो उसी के समानुपाती होता है ना, तो इसको उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाता है। शुरू में कुछ और, धीरे धीरे इतना ज़्यादा हो जाता है प्रतिरोध कि आवेश को बहने नहीं देता है। संधि का प्रतिरोध इसमें कैसा होता है, गतिक प्रतिरोध होता है। ठीक है ना, विसरण धारा होल और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी के कारण होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम। इसके कारण जो धारा होगी एक दिशा में P से N की ओर, और अपवाह धारा जो होगी वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की धारा होगी, वो N से P की ओर। ठीक है, जब दोनों का मान समय के साथ बराबर हो जाता है तब आवेश का बहना बंद हो जाता है।